हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? सुहाल से तमारो कसा है तुम्ही के हालचाल के मुआज छो कैसे बा? ठीक बा। मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने मोनो हाइब्रिडाइजेशन इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन कंप्लीट किया था। 3 स्टेप में सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, क्रॉस पॉलिनेशन बिटवीन सिलेक्टेड पेरेंट टू ऑब्टेन F1 जनरेशन, सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन टू ऑब्टेन F2 जनरेशन। हमने टॉल एंड डॉफ 2 पी प्लांट चूज किए थे। टॉल को फीमेल प्लांट बनाया, डॉफ पी प्लांट को एज अ मेल हमने कंसीडर किया। टॉल पी प्लांट का इमैस्कुलेशन करवाया गया था। हमने डॉफ पी प्लांट के पॉलन ग्रेन को ओवर द स्टिग्मा ऑफ टॉल पी प्लांट पॉलिनेट करवाया। सक्सेसफुल पॉलिनेशन के बाद हमें फर्स्ट जनरेशन फिलियल 1 जनरेशन के प्लांट मिले। सारे के सारे प्लांट F1 जनरेशन के एज टॉल एज पेरेंट टॉल निकले। जब हमने F1 जनरेशन जो हाइब्रिड टॉल बोले गए हेट्रोजाइगस प्लांट थे, इस F1 जनरेशन प्लांट के पास टॉल पेरेंट से कैपिटल टी अलील आया था, डॉफ पेरेंट से स्मॉल टी अलील आया था, इसलिए हम इसको हेट्रोजाइगस प्लांट भी बोल सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का रिजल्ट है F1 जनरेशन के प्रोजेनी या प्लांट, इसलिए हम इनको हाइब्रिड प्लांट बोल सकते हैं। जब हमने F1 प्लांट हाइब्रिड F1 प्लांट्स का सेल्फिंग किया, सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया, तो F2 जनरेशन में हमें 3:1 के रेशियो में फिनोटिपिक रेशियो अमंग द प्रोजेनी ऑफ F2 प्लांट्स, F2 जनरेशन के प्लांट्स मिले और 1:2:1 के रेशियो में जीनोटिपिक रेशियो देखने को मिला अमंग द प्रोजेनी ऑफ F2 जनरेशन। तो मोनोहाइब्रिड रेशियो या बेसिक रेशियो या फिनोटिपिक रेशियो 1 जीन इनहेरिटेंस का रिलेटेड टू F2 जनरेशन 3:1, जहां पर आउट ऑफ 4 प्लांट्स 3 प्लांट्स फिनोटिपिकली टॉल थे, आउट ऑफ 4 प्लांट्स 1 प्लांट फिनोटिपिकली डॉफ था। जीनोटिपिक रेशियो देखा तो हमने आउट ऑफ 4 1 प्लांट होमोजाइगस टॉल था, आउट ऑफ 4 2 प्लांट्स हेट्रोजाइगस टॉल थे, आउट ऑफ 4 1 प्लांट होमोजाइगस डॉफ मिला। 1:2:1 का रेशियो जीनोटिपिक रेशियो आया। कुछ न्यूमेरिकल्स हमने देखे थे। हमने पुन्नेट स्क्वायर रेजिनॉल्ड से पुन्नेट के लैंग्वेज में एक चेकर बोर्ड, एक प्रिडिक्टरी बॉक्स जो पॉसिबल जीनोटाइप या फिनोटाइप प्रिडिक्ट कर सकता है अगर हमें पेरेंट में कितने डिफरेंट टाइप के मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस हो रहे हैं पता चल जाए, बाय प्लेसिंग द मेल गैमेट टॉप ऑफ द बॉक्स एंड द फीमेल गैमेट्स हॉरिजॉन्टल टू द बॉक्स, सॉरी वर्टिकल टू द बॉक्स। यह भी हमने समझा था। अच्छा, होमोजाइगस प्लांट की बात की जाए तो नीड योर अटेंशन। होमोजाइगस प्लांट कैपिटल टी भी होंगे, होमोजाइगस प्लांट स्मॉल टी भी होंगे F2 जनरेशन से रिलेटेड। तो न्यूमेरिकल में होमोजाइगस केवल बोल दिया, ना तो टॉल मेंशन किया ना तो डॉफ मेंशन किया, तो हमें होमोजाइगस में टॉल होमोजाइगस और डॉफ तो होमोजाइगस होगा ही होगा कंसीडर करके चलना है। तो होमोजाइगस प्लांट F2 जनरेशन में 4 प्लांट में 2 प्लांट होमोजाइगस होंगे, एक कैपिटल टी होमोजाइगस
टॉल रिप्रेजेंट कर रहा है, एक स्मॉल टी होमोजाइगस डॉफ रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने कुछ न्यूमेरिकल्स की बातें की थी, बात आगे ले चल रहे हैं। जहां पर हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बातें कंप्लीट की थी, वहीं से मैं बात उठा रहा हूं। मेंडल के सक्सेस होने का रीजन हमने डिस्कस किया था। देखिएगा, हमने मेंडल के सक्सेस होने के पीछे का एक रीजन दिया था। मेंडल के सक्सेस होने के पीछे एक रीजन था, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में, बताइए तो सही, एक ऐसा रीजन जो उस समय के जो कंटेम्परेरी साइंटिस्ट थे नहीं एक्सेप्ट कर पाए। मेंडल के इस पर्टिकुलर जो उन्होंने यूज किया था, बायोलॉजिस्ट नहीं जो है इसको एक्सेप्ट किए, जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया था। जो मेंडल के सक्सेस होने के पीछे का रीजन था स्टैटिस्टिकल लॉजिक और मैथमेटिकल टूल। तो अब यहां पर हम कुछ मैथमेटिकल टूल का हेल्प लेंगे और ये मैथमेटिकल टूल बेसिकली हमें हेल्प करेगा F2 जनरेशन के जीनोटाइप रेशियो को फाइंड आउट करने में। तो यहां पर मैंने दिया मेंडल यूज्ड mathematical tool in his experiment called as, और सुनिएगा, नाम है उस मैथमेटिकल टूल का बाइनोमियल थियरी या बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, टू कैलकुलेट, ऐसा बोल सकते हैं, टू कैलकुलेट या टू फाइंड आउट, टू कैलकुलेट या फाइंड आउट जीनोटिपिक रेशियो इन F2 जनरेशन। बोलने का सीधा मतलब है कि जो बाइनोमियल थ्योरम मैथमेटिकल टूल मेंडल ने यूज किया, दैट बाइनोमियल थ्योरम विल हेल्प टू फाइंड आउट द F2 जनरेशन में जीनोटिपिक रेशियो क्या है। एक तो टूल था, दो टूल में मेंशन कर रहा हूं। पहला जो टूल था वो था a+b का होल स्क्वायर। आपको तो पता होगा a² प्लस 2ab प्लस b²। यहां पर a और b रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो डिफरेंट गैमेट्स। और सुनिएगा, यहां पर मैं मेंशन कर दे रहा हूं, हियर a and b representing two different gametes, जल्दी से बताइए हमें, दो डिफरेंट टाइप के गैमेट पेरेंट्स जो सिलेक्टेड थे वो प्रोड्यूस करेंगे या F1 प्रोजेनी दो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे? सोचो, जल्दी से बताओ, जल्दी से। F1 जनरेशन के जो प्रोजेनी थे जिनका सेल्फिंग हो रहा था F2 जनरेशन के बच्चे प्रोड्यूस करने के लिए, F1 जनरेशन के प्रोजेनी थे हाइब्रिड टॉल, F1 जनरेशन के प्रोजेनी थे हेट्रोजाइगस टॉल, और यही F1 जनरेशन के प्रोजेनी ही कैपेबल हैं दो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स बनाने में। कैपिटल T टाइप का एक गैमेट 50% में, स्मॉल t टाइप का एक गैमेट जो है 50% में। तो हमने यहां पर हमने क्या लिया, when F1 plants undergo selfing, सुनिएगा, during gamete formation they produce two
different types of gametes. They produce two different types of gametes. थोड़ा यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला ये था F1 प्लांट जिसको हमने हाइब्रिडोल बोला था, जिसका जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी। इसमें हुआ था मियोसिस, चाहे वो एंड्रोसियम हो या गाइनोसियम हो। एंड्रोसियम मेल गैमेट बना रहा था और गाइनोसियम फीमेल गैमेट बना रहा था। तो एक कैपिटल टी टाइप का गैमेट मिला था हमें, एक स्मॉल टी टाइप का गैमेट मिला था। तो यहां पर हमने कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी का होल स्क्वायर किया तो हमें मिलेगा कैपिटल टी प्लस 2 कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी। ठीक है, तो ये यहां पर हो गया 1 कैपिटल टी मिला, 2 कैपिटल टी स्मॉल टी मिला और 1 स्मॉल टी। इसको हम 1 कंसीडर कर ही सकते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम में a प्लस बी का होल स्क्वायर में a की जगह हमने कैपिटल टी गैमेट को रखा, b की जगह हमने स्मॉल टी गैमेट को रखा। यहां पर दो डिफरेंट यूनिट्स है, याद रखिएगा a और b। अब a और b दो डिफरेंट यूनिट्स हैं, तो ऐसे में हमें दो डिफरेंट गैमेट चाहिए। दो डिफरेंट गैमेट पक्का प्रोड्यूस करेंगे कौन? F1 जनरेशन के प्लांट। तो हमने F1 जनरेशन के दोनों गैमेट्स को दीज रिप्रेजेंटिंग गैमेट्स। ठीक है, तो हमने जो है कैपिटल टी स्मॉल टी का होल स्क्वायर किया तो कैपिटल टी यहां पर जैसे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का मतलब 2 बार ए, बी स्क्वायर का मतलब 2 बार बी, यही तो होता है नॉर्मल मैथ में। तो कैपिटल टी 2 कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस कम्स जीनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन। तो ये बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू हम जो है जीनोटिपिक रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। एक टाइप का मैथमेटिकल टूल इरेज करके, दूसरा एक और ऐसे ही है सेम, वो भी देख लेते हैं। इरेज कर रहा हूं उसको। एक और टाइप का मैथमेटिकल टूल बाइनोमियल थ्योरम के लैंग्वेज में देखते हैं, है ax प्लस by का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ax प्लस by एक ब्रैकेट में सेम ax प्लस by दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, ax प्लस by का होल स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया हमने। यहां पर a रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट गैमेट या डोमिनेंट अलील। x रिप्रेजेंट कर रहा है डोमिनेंट गैमेट या डोमिनेंट अलील। और सुनिएगा, b रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव गैमेट या रिसेसिव अलील। और y रिप्रेजेंट कर रहा है रिसेसिव गैमेट इटसेल्फ, रिसेसिव गैमेट या रिसेसिव अलील इटसेल्फ। अब यहां पर डोमिनेंट और रिसेसिव गैमेट की बात हो रही है, डोमिनेंट और रिसेसिव अलील की बात हो रही है, या गैमेट्स ऐसे गैमेट्स की कितनी फ्रीक्वेंसी है जिनके पास डोमिनेंट अलील है कैरेक्टर को लेके, और ऐसे कितने गैमेट्स हैं या ऐसे गैमेट्स की कितनी फ्रीक्वेंसी है जिनके पास रिसेसिव अलील है। फिर से यहां पर 2 टाइप के गैमेट्स की बात हो रही है, डोमिनेंट और रिसेसिव। श्योरली डोमिनेंट और रिसेसिव
दो डिफरेंट टाइप के गैमेट F1 जनरेशन के प्लांट ही प्रोड्यूस करेंगे। तो देखिएगा, हाइब्रिड टॉल लिया हमने F1 जनरेशन का प्लांट, कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप है, इसने जब मियोसिस किया तो 1/2 कैपिटल टी गैमेट मिला और 1/2 स्मॉल टी टाइप का गैमेट मिला। फिर से ये दोनों गैमेट्स ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 50% में हमें कैपिटल टी अलील कैरी कर रहे गैमेट्स मिले, 50% में हमें स्मॉल टी अलील कैरी कर रहे गैमेट्स मिले। ठीक है, तो ये गैमेट्स हो गए। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में यही दो टाइप के गैमेट बने और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी यही दो टाइप के गैमेट मिले। F1 जनरेशन का प्लांट जब सेल्फिंग कर रहा था, अब इसको हमने रखा फॉर्मूले में, हाफ कैपिटल टी, स्मॉल ए की जगह पर फ्रीक्वेंसी हाफ है, एक्स की जगह पर डोमिनेंट गैमेट टी वाला है, स्मॉल बी की जगह पर हम रखेंगे फ्रीक्वेंसी जो कि अगेन हाफ है, और y की जगह पर रिसेसिव गैमेट क्या है, स्मॉल टी का होल स्क्वायर। हो जाएगा एक ब्रैकेट में 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/2 स्मॉल टी एक ब्रैकेट में। सिमिलरली 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/2 स्मॉल टी दूसरे ब्रैकेट में। बात थोड़ा सुनिएगा, समझिएगा। दोनों ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। कैपिटल टी का एक बार मल्टीप्लिकेशन दूसरे ब्रैकेट के कैपिटल टी के साथ, कैपिटल टी का दूसरी बार मल्टीप्लिकेशन स्मॉल टी दूसरे ब्रैकेट वाले के साथ। इन द सेम केस स्मॉल टी का मल्टीप्लिकेशन दूसरे ब्रैकेट के कैपिटल टी के साथ, स्मॉल टी का मल्टीप्लिकेशन दूसरे ब्रैकेट के स्मॉल टी के साथ। ब्रैकेट ऐसे ही सॉल्व होगा। और अपना मैथ देख लीजिएगा। तो यहां पर हाफ कैपिटल टी को मल्टीप्लाई किया तो हो गया 1/4 कैपिटल टी प्लस 1/2 कैपिटल टी को मल्टीप्लाई किया 1/2 स्मॉल टी, तो ये हो जाएगा 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी। मल्टीप्लिकेशन में 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और जो ये अलील्स है इनको एज इट इज लिख लिया हमने। तो देखिएगा, हाफ स्मॉल टी हाफ कैपिटल टी 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अच्छे से जो है स्मॉल टी कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी डजंट मैटर। इन द सेम केस हाफ स्मॉल टी हो जाएगा 1/4 स्मॉल टी। बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया 1/4 कैपिटल टी प्लस, तो देखिएगा 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी यहां पर भी है, 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी यहां पर भी है। ये दोनों सिमिलर रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो इनको हम ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने में 4 हमने नीचे एलसीएम ले लिया, 1 और 1 आ जाएंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस 1/4 स्मॉल टी। ठीक है, अपना थोड़ा मैथ अच्छे से समझ लीजिएगा। तो हाफ कैपिटल टी स्मॉल टी, हाफ कैपिटल टी स्मॉल टी को हमने जोड़ दिया यहां पर, तो हमें मिला 1/2 कैपिटल टी प्लस 2/4 कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस 1/4 स्मॉल टी। और देखो तो सही, सॉरी 1/4 आएगा, ये 1/4 है। यहां पर भी हमें F2 जनरेशन में जीनोटिपिक रेशियो मिल गया। यहां पर 3 डिफरेंट टाइप के अलील हैं या जीनोटाइप हैं, सबका जो है 4 4 4 कॉमन है। तो यहां पर हम 1:2:1
1:2:1 आ गया जीनोटिपिक रेशियो। 1 क्या है? कैपिटल टी, 2 क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, और 1 क्या है? स्मॉल टी। ये है F2 जीनोटिपिक रेशियो, F2 जीनोटिपिक रेशियो। ठीक है, तो ये दो मैथमेटिकल टूल्स हैं जिनको हम बाइनोमियल थियरी बोल रहे हैं, उसके थ्रू हम जीनोटिपिक रेशियो विथ रेफरेंस टू F2 जनरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। F2 जनरेशन ही जीनोटिपिक रेशियो फाइंड आउट हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम में दो डिफरेंट यूनिट चाहिए। ऐसे में F1 जनरेशन के प्लांट ही हैं जो दो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, तो उनसे बने हुए प्रोजेनी F2 जनरेशन के प्रोजेनी। ये था, ठीक है। अच्छा, इसको जो है 2/4 को थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी भी इसको जो है आगे मेंशन कर देते हैं, ये इरेज करके। तो देखिएगा जो मैंने यहां पर लिखा था उसी से आगे बढ़ रहा हूं। 1/4 कैपिटल टी प्लस 2/4 कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस 1/4 स्मॉल टी। यहां पर हमें जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 मिल गया था। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1/4 कैपिटल टी प्लस इसको जो है हम 1/2 भी लिख सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कट करके जो है आ सकता है, प्लस 1/4 स्मॉल टी। याद रखिएगा कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप दो प्लांट में से एक प्लांट के पास होगा या 4 प्लांट में से 2 प्लांट के पास कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप होगा। तो इसको हम जो है थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, अगर ईदर ऑफ द लैंग्वेज में पूछा गया तो समझ के रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने मैथमेटिकल टूल जो मेंडल ने यूज किया था, दैट हेल्प मेंडल टू जस्टिफाई या टू फाइंड आउट जीनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन बाइनोमियल थ्योरी के थ्रू समझ लिया। दो जो है डिफरेंट टाइप का हमने बाइनोमियल थ्योरी लिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा था ax प्लस by का होल स्क्वायर। ठीक है, और दोनों जो है ठीक है, दोनों एक ही चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर को भी हम a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ऐसा मेंशन करके सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमने a प्लस बी का ax प्लस by का होल स्क्वायर को सॉल्व किया था। तो ये दो अलग मेथड, कहीं कहीं पर a प्लस बी का होल स्क्वायर रिप्रेजेंट करते हैं बाइनोमियल थ्योरी में, कहीं कहीं पर ax प्लस by का होल स्क्वायर, दोनों आप समझ के रखिएगा। मेंडल का मोनोहाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन खत्म हो गया। जीन इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन मेंडल ने समझ लिया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया। मेंडल का मोटो या एम या पर्पस था टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन या वन कैरेक्टर एट अ टाइम, और टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन या वन कैरेक्टर एट अ टाइम के लिए पेरेंट सिलेक्ट किया, F1 जनरेशन के प्रोजेनी प्रोड्यूस करवाए, F1 जनरेशन का सेल्फिंग किया, F2 जनरेशन के प्रोजेनी प्रोड्यूस करवाए। ठीक है, अच्छा बात आगे बढ़ाऊं उसके पहले कुछ और बातें थोड़ा सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं यहां पर। कैपिटल टी नीड योर फुल अटेंशन। थोड़ा आप अपना मैथमेटिक वाला दिमाग भी आगे लगाइएगा। कैपिटल टी स्मॉल टी ये थे हमारे पेरेंट, इनके बीच में जब हमने जो है क्रॉस पॉलिनेशन किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये हैं F1 जनरेशन के प्रोजेनी जो कि 100% हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस बात समझिएगा, जो मैं समझाना चाहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है।
घुमा फिरा के पूछते भी हैं। अब हमने इसमें सेल्फिंग करवाया, F1 जनरेशन के प्रोजेनी का सेल्फिंग करवाया, तो कैपिटल टी, ठीक है, ऐसे लगते हैं, ऐसे ऐसे यहां पर 25% में कैपिटल टी बच्चे आए, 50% में कैपिटल टी स्मॉल टी प्रोजेनी प्रोड्यूस हुए, प्लस 25% में जो है स्मॉल टी प्रोजेनी प्रोड्यूस हुए 25% में। ये है F2 जनरेशन। बात समझिएगा, 1:2:1 का रेशियो, 25, 50%, 25। इसमें देखिए तो सही, 50% हैं होमोजाइगस, 50% बच्चे क्या हैं होमोजाइगस, और 50% बच्चे हैं हेट्रोजाइगस। कंफ्यूजन तो नहीं है, 50% हेट्रोजाइगस और 50% होमोजाइगस। ये 25% होमोजाइगस टॉल है, ये 25% होमोजाइगस डॉफ है तो होमोजाइगस ना, तो हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया। तो सुनिएगा, F1 जनरेशन में 0% है होमोजाइगस, सारे के सारे बच्चे F1 जनरेशन के 100% हेट्रोजाइगस है। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टोरी मैं यहां पर आपके सामने रखने वाला हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। F2 जनरेशन तक समझा कर सॉल्व करके मोनोहाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन को फिनिश कर दिया जाता है एक्सपेरिमेंटली और थियोरेटिकली। लेकिन क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ ले कि F3 जनरेशन में कितने प्रोजेनी होमोजाइगस, कितने प्रोजेनी हेट्रोजाइगस, F4 जनरेशन में कितने प्रोजेनी हेट्रोजाइगस, कितने प्रोजेनी होमोजाइगस, F5 जनरेशन में कितने प्रोजेनी होमोजाइगस, कितने प्रोजेनी हेट्रोजाइगस, न्यूमेरिकली फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में देखा है, तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमने F2 जनरेशन के 25% होमोजाइगस टॉल का सेल्फिंग किया, 50% हमने हेट्रोजाइगस टॉल का सेल्फिंग किया, और जो है 25% होमोजाइगस डॉफ का सेल्फिंग किया टू ऑब्टेन F3 जनरेशन। तो 25% कैपिटल टी अपने सारे बच्चे एज इट इज प्रोड्यूस करेंगे। होमोजाइगस, ये तो हम पहले भी जो है समझ चुके हैं, होमोजाइगस प्योर लाइन ट्रू ब्रीडिंग, अपने ही जैसे कैरेक्टर वाले बच्चे प्रोड्यूस करते हैं। तो जब यहां 25% होमोजाइगस प्योर लाइन टॉल है, तो उनके सारे के सारे प्रोजेनी भी होमोजाइगस प्योर लाइन टॉल होंगे 25%। यहां कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस है। अब ये जब प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगा तो अगेन 1:2:1 के रेशियो में आएगा। हम 50 को 1:2:1 के रेशियो में ब्रेक कर रहे हैं, क्या हो जाएगा बताइए प्लीज। 12.5% कैपिटल टी आ जाएगा, प्लस 25% आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, प्लस 12.5% आ जाएगा स्मॉल टी। हेट्रोजाइगस प्लांट, जैसे ये F1 जनरेशन का हेट्रोजाइगस 1:2:1 के रेशियो में बच्चे दिया, वैसे ही ये जो 50% F2 जनरेशन के हेट्रोजाइगस प्लांट हैं, इनका भी जब सेल्फिंग होगा तो सिमिलरली 1:2:1 के रेशियो में बच्चे आएंगे। अच्छा, F2 जनरेशन का जो है होमोजाइगस रिसेसिव है, प्योर लाइन है, तो अपने जैसे ही सारे के सारे बच्चे आएंगे। ये है हमारे पास F3 जनरेशन के बच्चे।
देखिएगा प्लीज, यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैं कुछ बताना चाहता हूं। 25% ये वाले बच्चे, 12.5% ये वाले होमोजाइगस टॉल। आगे थोड़ा देखिएगा, 25% ये होमोजाइगस डॉफ और 12.5% होमोजाइगस डॉफ। इसका इनको हम कैलकुलेट कर ले तो हमें मिलेगा कितना, थोड़ा देखिएगा, 25 प्लस 12.5, 25.0 12.5 कितना आ जाएगा, 5 7 3 37.5% F3 जनरेशन में होंगे होमोजाइगस टॉल, प्लस ये तो एज इट इज जाएगा, 25% होंगे हेट्रोजाइगस टॉल, और अगेन 25% जो प्योर होमोजाइगस पेरेंट से बने, 12.5% जो हेट्रोजाइगस पेरेंट से प्रोड्यूस हुए रिसेसिव, इनको जोड़ देंगे तो 37.5% ये हैं F3 जनरेशन के ओवरऑल। बताइएगा प्लीज, जल्दी से समझिए और बताइए। तो यहां पर 37.5 प्लस 37.5 कितना हो जाएगा, 0, 7 7 14 और ये एक हो जाएगा 15, 3 3 6 और यहां पर थोड़ा देखिएगा, मैंने इनको और इनको प्लस कर दिया, तो F3 जनरेशन में 75%, F3 जनरेशन में 75% है होमोजाइगस और 25% है हेट्रोजाइगस। यहां पर एक और बात धीरे धीरे क्लियर हो रही है। हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में एक टर्म दिया था हाइब्रिड विगर या हेट्रोसिस। सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से लॉस होता जाता है, जिसको हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। अगर हम हाइब्रिड प्लांट का फर्दर कुछ जनरेशन तक सेल्फ पॉलिनेशन करवाते रहें तो होमोजाइगोसिटी बढ़ेगा और हेट्रोजाइगोसिटी घटेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? पहले जनरेशन में सबके सब हेट्रोजाइगस, दूसरे जनरेशन में 50-50% में हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, तीसरे जनरेशन में होमोजाइगस प्लांट इंक्रीज हो रहा है और हेट्रोजाइगस प्लांट डिक्रीज हो रहा है। बात और आगे बढ़ाते हैं, मेरी बात थोड़ा सुनिएगा। यहां पर मैं F3 जनरेशन में जो ओवरऑल 37.5% होमोजाइगस टॉल बच्चे मिले, इनका सेल्फिंग कराऊं, 25% हेट्रोजाइगस का सेल्फिंग कराऊं और 37.5% होमोजाइगस डॉग का सेल्फिंग कराऊं, तो ये एज इट इज 37.5% बच्चे कैपिटल टी F4 जनरेशन के, ये कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस F3 प्लांट फिर से 1:2:1 में ब्रेक हो जाएगा। थोड़ा मैथ मेरा थोड़ा ज्यादा, बहुत ज्यादा कच्चा टाइप का है, ज्यादा दिमाग मैं मैथ में नहीं लगाऊंगा। थोड़ा 25 को 1:2:1 के रेशियो में ब्रेक करें तो कितना कुछ आता है, 6.125 प्लस 12.5 प्लस 6.125, यही आता है क्या, 125 आता है। 12.5 को 12.5, रुको 2 मिनट दो मुझे। 12.5 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, ये 0 हो गया,
पॉइंट लगा लिया, 5 आ गया, 25 आता है। देख लीजिएगा प्लीज, मैं फिर से बोल रहा हूं, जरा भी उम्मीद मत करिएगा कि मैं मैथ सही करूंगा, इसलिए आप अपना देख लीजिएगा। अच्छा, एज इट इज 37.5, ये हो गया स्मॉल टी। अच्छा, ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाला पेरेंट नेक्स्ट जनरेशन का बच्चा बना रहा है। कैपिटल टी स्मॉल टी। बात मेरी सुनिएगा। अब फिर से वही, अच्छा ये सबके सब बच्चे F4 जनरेशन वाले बच्चे हैं। मैं इसको और इसको जोड़ दिया, 37.50 6.25, ये हो जाएगा 5 7 3 और 4, ये हो गया 43.75% कैपिटल टी। ये एज इट इज जाएगा 12.5% जो है कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये आपस में जुड़ जाएंगे 43.75% स्मॉल टी। ठीक है, 43.75% स्मॉल टी, थोड़ा जोड़िएगा, 550 7 7 14, और ये हो जाएगा 1 3 3 6 1 7 4 4 8 3 3 6 और इसका एक 4 4 8 87.50। तो यहां पर होमोजाइगस ये भी है टॉल के लैंग्वेज में, होमोजाइगस ये भी है डॉफ के लैंग्वेज में। तो होमोजाइगस की बात करें तो 87.50 चौथे जनरेशन में होमोजाइगस है, और हेट्रोजाइगस की बात करें तो 12.5% हेट्रोजाइगस है F4 जनरेशन में। अब मुझे F5 जनरेशन निकालना है, तो ये एज इट इज जाएगा, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ये एज इट इज जाएगा, इसका एक पार्ट जो है इससे जुड़ जाएगा, इसका एक पार्ट इससे जुड़ जाएगा, और जो 1:2 जो 2 वाला पार्ट है वो एज इट इज रहेगा हेट्रोजाइगस। ऐसे में हम F3 F4 F5 F6 बेसिकली मैंने जो है देखा था, तो जो है कुछ जो है 9 जनरेशन के बाद, 9 जनरेशन पहुंचते पहुंचते सेल्फिंग करते करते 9th जनरेशन या 10th जनरेशन में 98 पॉइंट समथिंग होमोजाइगोसिटी वाले प्लांट होंगे, इधर टॉल या डॉफ, और कुछ 1 पॉइंट समथिंग या 0.1 पॉइंट समथिंग कुछ जो है हेट्रोजाइगस बचेंगे। कंक्लूजन में क्या रखना चाहूंगा यहां पर, जैसे जैसे सेल्फिंग होता जाता है वैसे वैसे हाइब्रिड विगर या हेट्रोजाइगोसिटी डिक्रीज होता जाता है और होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होता जाता है। ये आपको बहुत जरूरी है। मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एक चार्ट आपके सामने रखूंगा। मैं जो है पेरेंट देन F1 F2 F3 F4 F5 ऐसे करके 10 जनरेशन का कितने होमोजाइगस कितने हेट्रोजाइगस एक चार्ट आपके सामने रख दूंगा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछेंगे कि F2 जनरेशन के हाइब्रिड प्रोजेनी का सेल्फिंग के बाद कैसे कैसे दिमाग की दही करने वाले क्वेश्चन बनाएंगे। F2 जनरेशन का हाइब्रिड प्रोजेनी का सेल्फिंग किया तो कितने होमोजाइगस टॉल होंगे, याद रखिएगा। या पूछ लेंगे F3 जनरेशन के हाइब्रिड प्रोजेनी का सेल्फिंग किया तो कितने परसेंट जो है होमोजाइगस टॉल या होमोजाइगस डॉफ या हेट्रोजाइगस होंगे। कुछ भी पूछ सकते हैं। F2 जनरेशन के होमोजाइगस टॉल का सेल्फिंग
क्या स्टोरी आगे बढ़ेगी, हेट्रोजाइगस स्टॉल का कैसा जो है मैनर ऑफ इनहेरिटेंस, कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। तो काइंडली यहां पर जो हाईलाइटिंग पॉइंट है मेंशन कर दे रहा हूं। अच्छे से मैं एक चार्ट प्रिपेयर करके शॉर्ट वीडियो बना के वीडियो अपलोड कर दूंगा। इस वीडियो के अपलोड होने के बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो मैं आपको जो है अपलोड कर दूंगा, जो काफी जनरेशन तक का होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का फ्रीक्वेंसी समझा देगा। तो ये पार्ट एक हो गया, फिर दूसरे जनरेशन में ये, फिर ये तीसरे जनरेशन वाला स्टोरी, ये पहले जनरेशन का स्टोरी, ये दूसरे जनरेशन का स्टोरी, तीसरे जनरेशन का स्टोरी, और ये यहां पर ये चौथे जनरेशन का स्टोरी। 4 जनरेशन तक मैं यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं। ठीक है, एग्जाम के समय कोई कंफ्यूजन हो तो फटाफट, अगर आपका मैथ सुपर फास्ट है तो ऐसे कैलकुलेट करके आप जिस भी जनरेशन का कंडीशन आपसे पूछे, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, जिस भी अलग लैंग्वेज में पूछे, काइंडली लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये हम काफी जनरेशन तक पता कर सकते हैं। कंक्लूजन फिर से, होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हो रहा है, आप देख सकते हैं। पहले जनरेशन में कोई होमोजाइगस नहीं, दूसरे जनरेशन में 50%, तीसरे में 75%, चौथे में 87.50%, पांचवे में और इंक्रीज होगा। वो आप अपना मैथ, ठीक है, इरेज करता हूं इसको। जनरेशन कैपिटल ए फ्रीक्वेंसी परसेंटेज, कैपिटल ए फ्रीक्वेंसी परसेंटेज, स्मॉल ए फ्रीक्वेंसी परसेंटेज, होमोजाइगोट फ्रीक्वेंसी परसेंटेज, हेट्रोजाइगोट फ्रीक्वेंसी परसेंटेज। F1 0 100 0 0 100, F2 25 50 25 50 50, F3 37.5 25 37.5 75 25, F4 43.75 12.5 43.75 87.5 12.5, F5 46.87 6.25 46.87 93.75 6.25, F6 48.43 3.125 48.43 96.874 3.125, F7 49.21 1.562 49.21 98.436 1.562, F8 49.60 0.701 49.60 99.216 0.701, F9 49.80 0.390 49.80 99.606 0.390, F10 49.90 0.195 49.90 99.80 0.195, F11 49.94 0.097 49.94 99.896 0.097। मेंडल की स्टोरी को आगे बढ़ा रहे हैं। मोनोहाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन से रिलेटेड मेंडल ने क्या ऑब्जर्वेशन
किया। उस ऑब्जर्वेशन या मेंडल ने इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को लेके जो पी प्लांट पर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया, मेंडल ने मोनोहाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन जो परफॉर्म किया F2 जनरेशन तक, उससे मेंडल को जो रिजल्ट मिला, जो ऑब्जर्व किया, उस ऑब्जर्वेशन को लेकर मेंडल ने क्या क्या बातें रखी, क्या क्या कंक्लूजन दिया, अब हम उसकी बात करने वाले हैं। वैसे तो हम अभी के अभी क्लियर कर दे रहे हैं, मेंडल ने इनहेरिटेंस से रिलेटेड कोई भी लॉज नहीं बनाया। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट मिला उससे रिलेटेड पोस्टुलेट्स रखा, पोस्टुलेट्स बनाया, आइडियाज बनाया, अपने कंक्लूजन को लेके, ऑब्जर्वेशन को लेके प्रिंसिपल्स बनाए। वैसे कहीं कहीं पर मेंशन है प्रिंसिपल भी नहीं, सिंपल पोस्टुलेट्स टर्म आता है। मेंडल के कुछ पोस्टुलेट्स का, मेंडल के कुछ प्रिंसिपल्स का लॉ का स्टेटस मिला। मेंडल के कुछ प्रिंसिपल या मेंडल के पोस्टुलेट्स को लॉ का स्टेटस मिला, दिया साइंटिस्ट, रीडिस्कवरी वाले साइंटिस्ट। कौन से साइंटिस्ट? जो मेंडल के वर्क को 1900 में रीडिस्कवर किए थे, उनमें एक साइंटिस्ट नाम है कार्ल कॉरेंस। 1901 में कार्ल कॉरेंस ने मेंडल के प्रिंसिपल और पोस्टुलेट को लॉ का स्टेटस दिया। मेंडल हिमसेल्फ अपने रिजल्ट, अपने ऑब्जर्वेशन ऑन मोनोहाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, अपने रिजल्ट और ऑब्जर्वेशन को लॉ के लैंग्वेज में नहीं समझाया, नहीं मेंशन किया। तो अब जो बात होने वाली है वो बात होगी कार्ल कॉरेंस के लैंग्वेज में। बट कार्ल कॉरेंस, हम पहले भी बोल चुके हैं, ये जो तीन इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किए 1900 में, एक नंबर के ऑनेस्ट थे। मेंडल की बातें मेंडल के लैंग्वेज में ही लोगों तक पहुंचाया। इसलिए कार्ल कॉरेंस मेंडल की बातों को मेंडल के लैंग्वेज में आगे कैसे समझाते हैं, समझा रहे हैं, हम समझते हैं। यहां पर मैंने यहां पर रखा मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, माइंड इट प्लीज। मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल ने नहीं दिया, मैं बोल रहा हूं, दिया कार्ल कॉरेंस ने। थोड़ा सुनिएगा, इसी को मेंडलिज्म बोलते हैं। इसको हम लॉज ऑफ, सिंपली लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बोल सकते हैं। तो बात आगे रख रहा हूं। मेंडल himself did not give any law for his observation या for his results. Mendel simply gave postulates, कहीं कहीं पर प्रिंसिपल्स टर्म मेंशन हुआ मिलता है। मेंडल सिंपली गिव्स postulates in his conclusion related to results of his experiments. चार पोस्टुलेट्स की बात करने वाला हूं, चार प्रिंसिपल की बात करने वाला हूं। हेडिंग है मेंडल का लॉ, लेकिन मेंडल का लॉ फिलहाल मेंडल नहीं दे रहे हैं, वो आगे हम मेंशन करेंगे।
थोड़ा सुनिएगा। पहला था पोस्टुलेट या प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर, पेयर्ड फैक्टर्स या पेयर्ड अलील्स। दूसरा था पोस्टुलेट या प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। तीसरा था पोस्टुलेट या प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ नॉन मिक्सिंग ऑफ एलील्स, इसी को बोलते हैं हम स्प्लिटिंग ऑफ एलील्स या स्प्लिटिंग ऑफ फैक्टर्स। और ये बहुत ज्यादा फेमस है बाय नेम प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। पोस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन, पोस्टुलेट ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स को लेके तीसरा पोस्टुलेट ज्यादा फेमस है। दूसरे नामों में नॉन मिक्सिंग ऑफ एलील्स, स्प्लिटिंग ऑफ एलील्स भी है। चौथा प्रिंसिपल है या पोस्टुलेट है पोस्टुलेट्स या प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर कर दूं यहीं पर ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। दिस इज बेस्ड ऑन, दिस लास्ट वन इज बेस्ड ऑन डाइहाइब्रिड, लास्ट वन इज बेस्ड ऑन डाइहाइब्रिड। ठीक है, बाकी तीनों दीज आर बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड, बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड रिजल्ट्स। हाँ, पहला, दूसरा और तीसरा प्रिंसिपल मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद दिया गया। वेल ये तीनों ऑल्सो अप्लीकेबल फॉर डाइहाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन, ऑल्सो अप्लीकेबल फॉर डाइहाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, जो हम आगे बताएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा पोस्टुलेट या कंक्लूजन या जो प्रिंसिपल मेंडल ने मोनोहाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन के फिनिश होने के बाद दिया। और जो लास्ट वाला पोस्टुलेट है ये डाइहाइब्रिड, प्योरली डाइहाइब्रिड पर जो है डिपेंड है। डाइहाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन के रिजल्ट्स को लेकर चौथा पोस्टुलेट रखा। चौथा वाला पोस्टुलेट मोनोहाइब्रिड पर अप्लीकेबल नहीं है। पहले तीनों पोस्टुलेट मोनोहाइब्रिड के रिजल्ट के बेसिस पर बनाए गए और ये डाइहाइब्रिड पर भी अप्लाई होता है। ठीक है, इरेज कर रहा हूं इसको, बात आगे बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सुनिएगा। यहां पर हमने मेंशन किया फ्यू ऑफ मेंडल्स postulates got status of laws by Correns 1901। ठीक है, इसमें थोड़ा देखिएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ inheritance, first law of inheritance, it is called as law of segregation।
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है, तो सुनिएगा यहां पर सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अगेन मेंशन कर रहे हैं बेस्ड ऑन डाइहाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन। और सुनिएगा एक अजीब सा लाइन मेंशन कर रहा हूं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस डज नॉट गेट, या ऐसा बोले लॉ ऑफ डोमिनेंट डिड नॉट गेट एनी सीरीज। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस को लॉ ऑफ डोमिनेंट का स्टेटस तो मिला बट उसको नंबर नहीं मिला कि कौन सा लॉ है ये। ठीक है, तो ऐसा यहां पर मेंशन कर देते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस या पोस्टुलेट्स ऑफ डोमिनेंट गेट स्टेटस ऑफ लॉ but not given any number या सीरीज। लॉ का स्टेटस तो मिला बट ये कौन सा लॉ है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 नहीं रखा कॉरेंस ने। यहां पर हम आपको बताते हुए चले, फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एक्चुअली थोड़ा सुनिएगा, एक्चुअली लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज फर्स्ट टू बी रीडिस्कवर्ड। प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन जो मेंडल ने बोला था, उस प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन को सबसे पहले डिस्कवर किया गया कार्ल कॉरेंस के थ्रू। जब सबसे पहले डिस्कवर हुआ तो सबसे पहला लॉ नाम दे दिया गया। फिर दूसरा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को मिला। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस को लॉ का स्टेटस तो मिला लेकिन कोई नंबर या सीरीज में इसको नहीं रखा गया। तो रीडिस्कवरी के लैंग्वेज में, कॉरेंस के लैंग्वेज में मेंडल ने केवल सिर्फ 2 लॉज ही दिए रिलेटेड टू इनहेरिटेंस। जो मैं आगे आपको बोलने वाला हूं एज इट इज उसको पकड़ के एक साइड में माइंड के किसी कोने में रख लीजिएगा, कनेक्ट मत करिएगा प्लीज। मेंडल के 3 लॉज हैं, अगर मेंडल के लैंग्वेज में देखा जाए जो कि नहीं देखा जा सकता। मेंडल के 2 लॉज हैं, अगर कार्ल कॉरेंस के लैंग्वेज में देखा जाए जो कि देखा जा सकता है। मेंडल के 3 लॉज हैं, जबकि मेंडल ने लॉज दिया ही नहीं इसलिए नहीं देखा जा सकता, बट कहीं माइंड के किसी कोपचे में, किसी कॉर्नर में ये आप समझ के रखिएगा। मेंडल के 2 लॉज हैं, रियलिटी में रीडिस्कवरी के मैनर में, कार्ल कॉरेंस के लैंग्वेज में ट्रूथ यही है, बट जो ट्रूथ नहीं है उसको भी आप पकड़ के रखिएगा। तो क्वेश्चन को अच्छे से जस्ट जो है समझिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है। मैं आगे जो बात मेंशन करने वाला हूं
ये इस चीज को जस्टिफाई और क्लियर करेगा। इरेज कर रहा हूं इसको, समझिएगा प्लीज। देयर आर 3 लॉज ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये आपके दिमाग के, माइंड के किसी कोपचे में जाएगा। इसका वास्तविकता से कोई ज्यादा लेना देना है नहीं, फिर भी कहीं कहीं पर मेंशन हुआ है, तो माइंड के किसी कॉर्नर में इसको जाने दीजिए। तो सुनिएगा, मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो ध्यान दीजिएगा, there are only 2 laws of Mendelian inheritance। फिर से मेंशन कर दे रहा हूं, अकॉर्डिंग टू कार्ल कॉरेंस। इसमें फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, और सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये ट्रुथ है, इसका रियलिटी से लेना देना है। यही हम क्वेश्चन में फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ही, अगर क्वेश्चन में जिसने पूछा है वो आपके दिमाग का दही नहीं करना चाहता, सीधा सीधा पूछा है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन का आंसर इससे फाइंड आउट होगा। लेकिन उल्टा उल्टा पूछा है तो फिर थोड़ा देखिएगा कि वो क्या बोलना चाहता है, रीडिस्कवरी या नॉन रीडिस्कवरी, किस लैंग्वेज में बोल रहा है। ठीक है, तो सुनिएगा प्लीज। पॉइंट कुछ मेंशन कर रहा हूं, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस एक लॉ है, नो डाउट, लेकिन ये फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी कैटेगरी में इसको नहीं रखा गया है। तो जब डोमिनेंस एक लॉ है और ये इसको कोई सीरीज नहीं मिला, तो ये तो जो है नंबरिंग में हट ही गया। तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस को लेकर तो 2 ही लॉ बचेंगे, वैसे मोटा मोटा 3 लॉज है, बट इस लॉ को कोई सीरीज ही नहीं, कोई सीक्वेंस, कोई नंबरिंग ही नहीं दिया। एक्सेप्शन ऑफ डोमिनेंस में हम इस लॉ की भर भर के वाट लगाएंगे। इन कंप्लीट डोमिनेंस के लैंग्वेज में और को डोमिनेंस के लैंग्वेज में इस लॉ की भर भर के जी भर के हम वाट लगाएंगे पोस्ट मेंडेलियन एरा में, जब हम बात आगे बढ़ाएंगे। दूसरा, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
मेंशन करता हुआ चलो, बेसिकली देयर इज नो एक्सेप्शन, बेसिकली देयर इज नो एक्सेप्शन। बट अगर जोर देके पूछ ही रहा है कोई कि नहीं कोई तो एक्सेप्शन होगा, दिमाग पे जोर डालिए और बताइए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई एक एक्सेप्शन, वो हाईलाइट कर रहा, आप बोल रहे हो नहीं इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, फिर भी वो आपके मुंह से सुनना चाहता है नहीं कोई तो होना चाहिए, तो यहां पर जो है हम बोल सकते हैं इट इज एक्सेप्शन, एक्सेप्शनल केसेस म्यूटेशन हो सकता है या नॉन डिसजंक्शन, वो भी वेरी 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 रेयर होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये है यूनिवर्सल लॉ, ये सही ही होगा। रेयर, वेरी वेरी रेयर केस में म्यूटेशन या नॉन डिसजंक्शन, डिसजंक्शन ये एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 का स्टोरी है, जो डिसजंक्शन में हो रहा है वही ना हो तो नॉन डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन क्या होता है कहीं ना कहीं आगे आएगा, वेल यहां पर रेक्टिफाई करना है अभी के लिए, और बात कर ले यहां पर एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बहुत मुक्के खाए, बहुत मतलब भर भर के इस लॉ की बेइज्जती होगी, वाट लगाई जाएगी, वाट लगाने वाले हैं थॉमस हंट मॉर्गन, ड्रोसोफिला पर काम करेंगे, मेंडल ने पी प्लांट पर 2 जीन के 2 कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को लेके लॉ दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। थॉमस हंट मॉर्गन ड्रोसोफिला पर 2 कैरेक्टर या 2 जीन के इनहेरिटेंस को स्टडी करेंगे और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की ऐसी वाट लगेगी, और उस वाट लगने का जो हेडिंग है वो है लिंकेज। लिंकेज के लैंग्वेज में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट गलत साबित किया जाएगा तो तीनों लॉ में, वैसे तो मेंडल के 2 लॉ हैं, वैसे तो मेंडल के 3 लॉ हैं, बट एक लॉ को कोई सीरीज सीक्वेंस या सीरीज या नंबरिंग नहीं मिला तो फिर 2 ही लॉ माने जाएंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ। ठीक है, प्लीज वो वाले राइट हैंड साइड वाले पार्ट को समझ के रखिएगा। मेंडल के 2 लॉ नहीं, मेंडल के 3 लॉ हैं, अगर कोई जोर दे रहा है तो बोल दीजिएगा तीसरा लॉ में लॉ ऑफ डोमिनेंस है, बट वो कोई नंबरिंग इसको नहीं मिला है। पहला है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दूसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाइहाइब्रिड से रिलेटेड है, बाकी मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड दोनों पर अप्लाई होता है। ये एक ओवरव्यू मैंने अच्छे से तोड़ तोड़ के जोड़ जोड़ के आपके सामने मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस रखा। अब हमें प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर या प्रिंसिपल ऑफ अलील्स, जिसको कोई लॉ नहीं मिला, लॉ हो भी नहीं सकता, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर बोलता है ऑर्गेनिज्म के पास किसी भी कैरेक्टर को लेके 2 अलील होते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो होते हैं हैप्लॉइड और उनके पास किसी भी कैरेक्टर को लेके केवल एक ही जीन होता है। इवन आगे आएगा वाई क्रोमोसोम पर मेल कैरेक्टर से रिलेटेड जो जीन होते हैं वो भी पेयर में नहीं होते हैं, ऐसी बातें आगे होंगी। तो प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर या अलील की बातें हम करेंगे, देन लॉ ऑफ डोमिनेंस की बातें करेंगे, एक्सेप्शन है,
कोई नंबर नहीं मिला है। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की आगे बातें होंगी, यूनिवर्सल लॉ है, जस्टिफाई करेंगे सारी बातें। मैंने बोला था मेंडल सोच रहे थे, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने एक पंच लाइन मारा था, जब मेंडल ने प्योर टॉल प्योर डॉफ पेरेंट लिया तो दिमाग में चल रहा था बच्चे आएंगे इंटरमीडिएट हाइट के, दोनों पेरेंट के जो है इंटरमीडिएट हाइट वाला बच्चा आएगा, लेकिन नहीं आया। इस पर लॉ ऑफ डोमिनेंस अप्लाई कर दिया जाएगा, बताएंगे आगे। दूसरे जनरेशन में, जब पहले जनरेशन में कोई डॉग पेरेंट जैसा प्रोजेनी नहीं आया, पहले जनरेशन में जो भी प्रोजेनी थे सब पेरेंट टॉल, जितना ही टॉल थे, ना तो इंटरमीडिएट हाइट था किसी भी प्रोजेनी का, ना तो कोई प्रोजेनी डॉग पेरेंट के जैसा कैरेक्टर शो कर रहा था। बट सेकंड जनरेशन में 25% प्रोजेनी डॉग कैरेक्टर शो कर रहा है, पेरेंट डॉग जितना ही डॉग था। क्यों, कैसे हुआ ये जादू, ये मिरेकल कैसे हुआ? पहले जनरेशन में कोई बच्चा डॉफ नहीं, दूसरे जनरेशन में 25 बच्चे डॉफ निकले, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगा दिया जाएगा। वेल, इस वीडियो लेक्चर में मैं सिर्फ लॉज मेंशन करके इस वीडियो लेक्चर को फिनिश करना चाहूंगा। लॉज की बातें करेंगे, वीडियो लेक्चर बहुत ज्यादा खिंच जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं मेंडल के तीनों लॉज, या बेटर टू से मेंडल के 2 लॉ और एक लॉ ऑफ डोमिनेंस की बातें करेंगे। अच्छे से जो है स्टेटमेंट को समझिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं, क्या मीनिंग निकल सकता है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पूछेगा उस क्वेश्चन में देखिएगा वो क्या कैसा ऑप्शन फ्रेम किया है, क्वेश्चन में कैसा क्वेश्चन फ्रेम किया है, उसी के अकॉर्डिंग आंसर करिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। कोई भी छोटा मोटा खोटा रीजनेबल लॉजिकल डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।